नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज हम बात करेंगे आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की। अभी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2 का। अब लेवल 1 में तो आगे के एग्जाम्स के लिए कई विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है, तो वो तो दोबारा इसी प्रकार की तैयारी करेंगे, या और कोई जिसने एमए वगैरह कर रखी है या और किसी तरीके से बीएड वगैरह कर रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। नहीं तो ज्यादातर लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो लेवल 1 में ही अपॉर्चुनिटी रहती है। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली हो आगे, वो अलग बात है, ऐसे कुछ विद्यार्थी होते भी हैं। अब L2 वाले जो विद्यार्थी हैं, वो अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, या दोबारा थर्ड ग्रेड के आने की संभावना बने तो उसकी तैयारी करें, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। हमारी बात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगी, हम ये भी बात करेंगे कि जिस प्रकार से आरपीएससी का पैटर्न बदलने के बाद अभी बोर्ड ने भी डीप पूछना शुरू कर दिया है, तो इस प्रकार के जो पेपर्स आ रहे हैं जिसमें लेंथी क्वेश्चन आते हैं, डीप पूछा जाता है, जिसमें विद्यार्थियों के मन में संशय पैदा हो गया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या जो गाइड्स पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से कौन सी अप्रोच लेके चलें कि हम सफलता के नजदीक पहुंच सकें। ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और थोड़ा डिटेल में करूंगा। आप अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारी बातें जरूर आप समझ के जाएंगे, और क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस पर हमारी जो सेकंड पार्ट है इसका वो बेस्ड रहेगा। सबसे पहले अपकमिंग एग्जाम्स में, अभी देखिए, कभी आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही नहीं की। देखो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए? थर्ड ग्रेड से पहले जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, थर्ड ग्रेड से पहले फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे थे, या लास्ट फर्स्ट ग्रेड में अच्छी तैयारी की, इस प्रकार के विद्यार्थी हैं। आप नजदीक गए या फिर आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया मेरा पहला या दूसरा, लेकिन मैं इसको कर सकता था, ऐसे विद्यार्थियों को फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए। और सेकंड ग्रेड की ओर उन विद्यार्थियों को जाना चाहिए जिन्होंने आज तक कभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की ही नहीं। अभी तक फर्स्ट ग्रेड की आपने तैयारी की ही नहीं। फर्स्ट ग्रेड की आपने कभी तैयारी नहीं की, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लेकिन समय कम है। अब बचे हुए समय के अंदर आजकल इस प्रकार के आसान तो पेपर आते नहीं कि हम छोटे-छोटे कुछ किताबें पढ़ जाएँ और अपना काम चल जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड की आपने कभी तैयारी की ही नहीं, तो आप और आपको लगता है कि फर्स्ट पार्ट के जो इतने-इतने प्रकार के सब्जेक्ट हैं वो कवर नहीं हो पाएँगे, तो थर्ड ग्रेड की आपकी तैयारी है वो सेकंड ग्रेड से ज़्यादा मिलती-जुलती है, और ये सब आपने सोच भी लिया होगा, कोई ऐसा कोई मैं रॉकेट साइंस भी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो अब सेकंड ग्रेड की ओर किसको जाना चाहिए? जो सिर्फ थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे या पिछली बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, तो वो विद्यार्थी ही सेकंड ग्रेड की ओर जाए। फर्स्ट ग्रेड की ओर उनके जाना चाहिए जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के लिए, अभी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रीट मेंस के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए उन्होंने 1-2 महीने 3 महीने का बीच में ब्रेक लिया ताकि इस एग्जाम को दे पाएँ। तो ऐसे विद्यार्थी तो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाएँगे ही, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड पिछली बार भी नहीं किया, अब भी बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे और अब नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा। नामुमकिन दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए। बाकी आप दोनों का सिलेबस देखें, अपने-अपने सब्जेक्ट की पोस्ट देखें, सब चीज़ें कंपेयर करें और अपने मन की सुनें। ये तो हमारा काम है, हम गाइडेंस देते हैं और भी अध्यापक देते होंगे। आप सबकी सुनें और चुनें वही जो आपका मन करे। इस प्रकार की ये बात हो गई। अब आगामी जो थर्ड ग्रेड है, उससे पहले तो जैसे कि अभी चर्चा भी चल रही है कि रीट पात्रता परीक्षा दोबारा हो सकती है, क्योंकि अभी तो वो डीपीसी वाला मामला जो चल रहे थे ना, पद बढ़ेंगे, आएँगे, इसके चक्कर में विद्यार्थियों को कितना समय खराब हुआ। थर्ड ग्रेड की पोस्ट ये एकदम ऊँट के मुँह में जीरा वाली पोस्ट आई थी। और आगे अब रीट पात्रता परीक्षा हो, क्योंकि अभी तो पद तो खाली है नहीं। वो परीक्षा पूरी भी हो गई, पद आज तक खाली नहीं हुए। तो अभी कब डीपीसी होगी, कब नहीं होगी पता नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले रीट पात्रता परीक्षा करवा सकते हैं। तो रीट को पात्रता का फॉर्म भरना, फिर उसका रिजल्ट आना, फिर है ना, फिर अगली अगली थर्ड ग्रेड का फॉर्म भरना, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो उसके बीच में आप इन दोनों एग्ज़ाम्स में से किसी में कंफर्टेबल हैं, और
खास तौर से L2 वालों के लिए तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कोई ना कोई ऑप्शन तो होता ही है। तो उसको उसकी ओर आप जाएँ और उसकी अच्छे से तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आप अभी से कोई अगली थर्ड ग्रेड के लिए और सब कुछ छोड़ के और बीच में बैठे रहें। क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करते हैं तो ज़रूर आधा चाहे 50% सिलेबस ही 70% सिलेबस ही मैच करता हो, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहती है। जब तक आपको एक टारगेट दिखता है तब तक आप अच्छी तैयारी करते हैं। नहीं तो आप एकदम ढिलाई बरतने लग जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम तैयारी किसकी करें। कैसे करें तैयारी फर्स्ट ग्रेड की? ये मैंने वीडियो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब इसके अंदर सामग्री में हम बात करें कि क्या पढ़ें, नए पैटर्न के अनुसार किस प्रकार से तैयारी करें और क्या नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों को, उसके संबंध में हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली तो बात तो ये है कि जो स्कूल की किताबें हैं, उन पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो स्कूलों में चल रही हैं, खास तौर से जो देखिए राजस्थान जीके की जो किताबें चलती हैं, राजस्थान अध्ययन वाली जो किताबें चलती हैं, उसमें आप राजस्थान अध्ययन के गुटके मत लाइए लोगों के। वो छोटी-छोटी किताबें हैं, उनको आप पढ़िए, आप देखेंगे कि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। तो वो किताबें आप डायरेक्ट पढ़िए, ना कि किसी का राजस्थान अध्ययन का गुटका उठा लें। तो गुटका इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग नाराज़ भी हो सकते हैं क्योंकि एग्ज़ामिनर है, वो बड़े-बड़े पहले एक-एक वर्ड वाले क्वेश्चन आते थे, वो तो आसान थे। अभी क्या है 4 पंक्तियाँ उठा-उठा के और बना रहे हैं कि इनमें से कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि जो शॉर्ट में बनाएगा, वो उनमें से कुछ चीज़ छोड़ देगा, तो अगर आपका 3 कथन आपको पता है, 1 नहीं पता है, तो कई बार सवाल नहीं हल हो पाता। तो आप कोशिश करें कि राजस्थान जीके वाली किताबें तो कम से कम आप ओरिजिनल ही पढ़ें, उसके लिए अन्य किताबों का सहारा ले लें। इसके अलावा भी आपके जो टॉपिक डायरेक्ट स्कूल की किताबों से एनसीईआरटी 9th टू 12th से मैच करते हों, उनको आप अच्छे से किताबों से पढ़ने की कोशिश करें या कोई ऐसा शिक्षक जिस पर वास्तव में आपको भरोसा हो कि उन्होंने अपनी जो गाइड लिखी है और लिखी है उसमें एनसीईआरटी का समावेश किया होगा, तो वो आप वो पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें कि वो टॉपिक बहुत ही जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत आसान-आसान सी किताबें हैं। लेकिन जब हम उनको वो अपनी गाइड में पूरा मैटर कवर नहीं कर पाती, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन निकल जाता है स्कूल की बुक से, जो कि आपसे छूट जाता है। तो आप कोशिश करें, हर किसी में आप नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूँ तो पेपर 1 में आप विज्ञान का पोर्शन हो गया, गणित का पोर्शन हो गया, है ना? तो इस प्रकार या हिंदी वाली जो किताब आती है बोर्ड की, तो ऐसी जो किताबें हैं, ऐसे जो मैटर हैं, वो आप उससे तैयार करने की कोशिश करें। इसी प्रकार से साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी की भी एनसीईआरटी में 11-12 में किताब चलती हैं। तो अब विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है उनको। या तो कोई ऐसी किताब पढ़ें जिन्हें वास्तव में उसको शामिल किया हो। या फिर 11-12 की साइकोलॉजी से आपके जो टॉपिक मैच करते हैं वो आप थोड़ा-सा देख लीजिए, है ना? वैसे नहीं करें तो या तो दुकान से ले आएँ किताबें या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड करके एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप हर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अब मैं ये आपको कहूँ कि आप राजस्थान के इतिहास के लिए हुकुमचंद जैन वाली भी ले आओ और आप आरपी व्यास वाली भी ले आओ, गोपीनाथ शर्मा भी ले आओ, तो आप उलझ के रह जाएँगे, आप कभी नहीं कर पाएँगे। जिसमें एक आध किताब ही आती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे भूगोल के अंदर एचएम सक्सेना की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत अधिक इतने ऑप्शन नहीं है राजस्थान भूगोल में कि बहुत ज़्यादा आपको ऑथेंटिक किताबों की ओर जाना पड़ेगा, वो एक किताब भी आपका काम कर सकती है। तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में ऐसे ऑप्शन कम है क्योंकि कई सारी किताबों में से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उतनी किताबें आप नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आप गाइड ही पढ़िए। भले आपका प्रश्न छूट रहा है तो छूटने दीजिए क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लिमिटेड पढ़िए, कुछ जो पार्ट हैं जहाँ आपको लग सकता है कि हाँ, थोड़ा-सा एफर्ट डाल के और मैं ऑथेंटिक या बोर्ड रिलेटेड किताबें कवर कर सकता हूँ, उसको आप अपने तरीके से पढ़ के नोट्स वगैरह बना लीजिए। तो या फिर ऐसा काम जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कर ही लिया होगा, नहीं तो आप कुछ सेलेक्टेड पार्ट के लिए आप ज़रूर बोर्ड की किताबें या ऑथेंटिक किताबें पढ़ें, बाकी गाइड पे छोड़ दें क्योंकि आज आप सभी बोर्ड की और ऑथेंटिक किताबें इकट्ठा करके लाएँगे और 3-4 महीने में कवर करने लगेंगे, कभी नहीं होगा। अभी तो समय ही वही है, नए सिरे से तो देखो अभी कोई तैयारी करेगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाएगा। उसको तो फिर वही है कि कोई आप गाइड लाएँ और तैयारी कर सकते हैं भई, आ जाए थोड़ा आसान तो चल जाए काम, नहीं तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार की बात है। दूसरी बात है, आप हम अगले पेज पे चलते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ कोर्सेज़ हैं इसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे हम। यहाँ देखिए, कुछ आपको बिंदु आते हैं जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है, जैसे कि बुक्स के बारे में हम बात कर ली, कोचिंग्स या आप ये आप उसमें आप ऑनलाइन को भी देख सकते हैं और ऑफलाइन की भी बात कर सकते हैं, दोनों की ही बात है। देखिए, जो पुराने तरीके से कोचिंग वाला सिस्टम चल रहा है, जिसमें थोड़ा-सा शॉर्ट में और नोट्स टाइप करवा रहे थे, उस तरह का तो ढर्रा देखो अब चलेगा नहीं। कि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी
चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि कक्षाओं में कवर करवाना थोड़ा-सा मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर से यदि आप हर पार्ट की राजस्थान जीके तक की भी कोचिंग करने लग जाएँ तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप कोचिंग करें कलेक्टेड, कलेक्टेड कोचिंग करें। मैं कुछ एक पॉइंट बताता हूँ आपको कोचिंग्स आपको कब करनी चाहिए। सेलेक्टेड कोचिंग्स का मतलब जो सब्जेक्ट समझ ना आए, जो सब्जेक्ट आपको समझ न आए, सिर्फ़ उन्हीं पार्ट की कोचिंग कीजिए। ऑनलाइन आपने ऐसा कोई कोर्स ले भी लिया है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको जो नहीं आ रहे हैं, वही पढ़ें। बाकी जो भी सब्जेक्ट आप किताबों से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, वो आपको किताबों से ही करने चाहिए। ये मेरी आपको राय रहेगी। मैं मेरी एप्लीकेशन पे कोर्स चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी ये राय नहीं देता कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, उसकी आप कोचिंग लो। कोई ज़रूरत नहीं है, आप किताबें पढ़ें। किताबों से अधिक लाभ कोई कोर्स नहीं दे सकता, ये मैं आपको तयशुदा बताता हूँ, यदि आप अच्छी किताब है आपके पास और अच्छे तरीके से पढ़ ली है तो। दूसरी बात आप ध्यान रखें कि कोचिंग जब आप करें, हर बार मैं बहुवचन क्यों लिख कोचिंग समय पूर्व समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा आपकी जून में है और आप मई तक कोचिंग्स में लगे हुए हैं और आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, मई के अंदर सारे पार्ट आप लिए बैठे हैं। आप कब तो रिवाइज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम से 2-3 माह पहले तक आपकी कोचिंग पूरी हो जानी चाहिए। ये आपकी प्रक्रिया रहती है। तो आप थोड़ा-सा सेफ होंगे क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप किसी भी कितने भी होनहार अध्यापक से, कितनी भी बड़ी संस्था से क्यों ना पढ़ लें, जब तक आप अच्छे तरीके से 2-4 बार मैटर रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप परीक्षा के अंदर उत्तर अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। तो आप कोचिंग लें। जी, एक पहली बात तो क्या, जो आपको पार्ट नहीं आता, जो समझ नहीं आता, उसकी कोचिंग लें। दूसरी बात कोचिंग क्या है समय पूर्व लें। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में 3 महीना बचा हुआ है और आप कोचिंग लेने चले गए। तो 3 महीने में तो अगला कोर्स करवाएगा। अब जल्दी-जल्दी करवाएगा तो कैसे करवाएगा? शॉर्ट में करवाएगा। शॉर्ट में करवाने से आजकल कुछ आता नहीं। तो कोशिश करें किताबें पढ़ें, जो पार्ट नहीं समझ में आए उनकी कोचिंग लें। जैसे यहाँ पर मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को कहता भी हूँ, जैसे हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ एक ऐसे कोर्सेज़ चला रखे हैं। जैसे साइकोलॉजी के लिए आईसीटी शिक्षा सत्र के लिए मैडम पढ़ाएँगी, लकी आहूजा मैडम। शैक्षिक प्रबंधन पढ़ा रहे हैं मुकेश ढाका, यश गुरु वाले। अंग्रेजी के लिए आचार्य सर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे हमने हर पार्ट के लिए, ये सिर्फ़ मैंने अब देखो यहाँ पर ये आपको प्रचार भी लग सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने अलग-अलग पार्ट के यहाँ पे कोर्स डाल रखे हैं और अभी इसके लिए गणतंत्र दिवस पर काफ़ी कम प्राइस में, एकदम कम प्राइस जैसे ₹150, ₹150 में किस पर क्यों दे रखे हैं मैंने ये? मैं विद्यार्थियों को बार-बार ये कहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर भी कि आपको मैंने ये अलग-अलग कोर्स इसलिए दे रखे हैं कि आपको सारे नहीं लेने। सारे क्यों नहीं लेने? क्योंकि जो पार्ट आपको समझ में आता है, उसकी आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अब मैथमेटिक्स का बच्चा है, वो मैथ्स का कोर्स लेके क्या सीखेगा? या आपने बीएससी कर लिया, तो अब आप 10वीं 11वीं लेवल 10वीं लेवल की मैथमेटिक्स आ रही है, उसकी आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता थोड़ी है। अब राजस्थान जीके बहुत सारे विद्यार्थी जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता, संस्कृति वगैरह अलग है या बाहर के हैं, तो अलग बात है, नहीं तो उसके कोर्स की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार से राजस्थान का भूगोल है, जिन विद्यार्थियों को समझ है, वो किताब से पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ कोर्स मेरा तो देखिए मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि मैंने किसी अध्यापक से रिकॉर्ड करवाया है, उनको पैसे दिए हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि राजस्थान का भूगोल यदि आप किताब से समझ सकते हैं, तो आपको कोर्स की क्या आवश्यकता है? तो मैंने यहाँ पे हर पार्ट के अलग-अलग ये कोर्स डाल रखे हैं, ताकि आप वही पार्ट सिर्फ आप देखें, जो आपको समझ नहीं आता है। ठीक है? कोचिंग का यही मतलब होना चाहिए, जो आपको समझ नहीं आया, वो आपको आपको समझा दे। थोड़ा-सा हाथ पकड़ के सिखा दे, गाइड कर दे, बाकी आप अपना अभ्यास कर लें, इस प्रकार से। और टेस्ट सीरीज़ की यदि आपको आवश्यकता है, तो मैंने आपको बताया भी था, पहले भी कि 26 जनवरी से शुरू होने वाली है। तो आप हिस्ट्री 360 ये एप्लीकेशन इसके ऊपर देख सकते हैं। इनमें से भी यदि आपको कोई एक आध पार्ट ज़रूरी लगता है, वो लें। यदि आपको ज़रूरी नहीं लगता, तो बिल्कुल भी मत लें और लेना भी नहीं चाहिए। आप किताबों से तैयारी करने में ज़्यादा भरोसा रखिए। तो कोचिंग्स का मैंने आपको बताया, सेलेक्टेड पार्ट की कोचिंग करें यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो। और ऑनलाइन यदि आप कोई ऐसा विषय तैयार कर रहे हैं, जिसका सेलेक्टेड पार्ट हो सकता है हमारी तरह बहुत सारे लोग नहीं देते, एक साथ पूरा कोर्स देते हैं। तो यदि आप पूरा कोर्स ले भी लेते हैं, तो उसमें से उसी पार्ट के वीडियो देखिए जो आपको समझ नहीं आते। जो आपको समझ आ जाते हैं, वो आप अपनी किताबों से हल कीजिए। उसमें आपको समय भी कम लगेगा। अब कुछ और बातें हैं देखिए, क्या नहीं करना?
नंबर 1 यूट्यूब पर एमसीक्यू क्लासेस नहीं देखनी। ये मैं बहुत बार कहता हूँ और बहुत सारे लोग करवाते रहते हैं, वो मेरे से नाराज़ भी होते हैं। मैं आपको मना करता हूँ हमेशा, नहीं देखनी, नहीं देखनी। अरे एक अध्यापक 1 घंटे में 20 प्रश्न, 25 प्रश्न करवा रहा है कि हाँ, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? उसमें से आधे प्रश्न उन्हीं ऑब्जेक्टिव किताबों से लिखे हुए मिले, आधे नहीं लगभग सारे ही। जो किताबें मार्केट में आराम से बहुत कम पैसों में मिल जाती है और उस 1 घंटे के दौरान जिसमें आप 60, 70, 100 प्रश्न कर सकते हैं, वो अध्यापक 25-25 प्रश्न करवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हाँ भाई बेटा बताओ और आप उसमें कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर मीराबाई होगा, इसका उत्तर गुरु नानक होगा। ये क्या बता रहे हो आप? इसका उत्तर रैदास होगा। वो कमेंट किए जा रहे हैं और फिर वो सर कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रियंका ने बहुत अच्छा बताया है। विनोद बहुत बहुत बढ़िया, विनोद, विनोद सही आंसर। विनोद से अरे तुम क्या तीसरी कक्षा के बच्चे हो कि वहां बैठे रहते हो ऑनलाइन? क्या देख रहे हो वहां पे? वो प्रश्न तो बाजार में किताबों में उपलब्ध है, पढ़ लो। मैं ये सीधा-सीधा हमेशा बार-बार ये कहता हूँ, आपको खराब लगे, खराब लगने दो। जो एमसीक्यू की ये बकवास क्लासेस देखता है यूट्यूब के अंदर, वो मूर्ख है स्टूडेंट, उसको नौकरी लगना ही नहीं है, वो अपना टाइम खराब कर रहा है या टाइम पास कर रहा है। उसका मन नहीं लग रहा होगा, वो अपने आप को भुलावे में रख रहा है, अपने घर वालों को भुलावे में रख रहा है। ये वाहियात चीज़ है ये नहीं देखनी चाहिए। कभी मैं भी शुरू कर दूँ तो मत देखना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ये जो रोजाना लाइव में एमसीक्यू क्लासेस भी कहीं-कहीं, कभी-कभी कुछ अध्यापक अच्छे चलाते हैं, वो भी रिकॉर्डेड होती हैं, लाइव पूछते नहीं, वो जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, उनका हल करने का तरीका बताते हैं। कुछ रचनात्मक कोई ऐसे कोई क्वेश्चन करवाए तो अलग बात है। ये लाइव में बैठे रहना, कमेंट करना और उत्तर बताना और आप बताओ, ये बताओ, ये फालतू चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको न्यू ईयर पे भी कहा था, सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया बंद कर दीजिए। की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। डिस्ट्रैक्शन है ये। बंद कर दी तुरंत फेसबुक अनइंस्टॉल, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, कोई और चैट-वैट अनइंस्टॉल कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। और तीसरा पार्ट है सामग्री या आपकी जो बुक्स हैं, वो बहुत अधिक न हों। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 के लिए विज्ञान की, अंग्रेजी की या मैं फर्स्ट ग्रेड से ज़्यादा कोर्सेज़ चल रहे हैं या क्लासेज़ चल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कोई भी पार्ट हो। मान लो आपको लग रहा है कि राजस्थान भूगोल की एक अच्छी किताब आपके पास है। अब दूसरे ने किसी ने कह दिया कि एक बहुत और अच्छी आ गई, तो आपने पहली वाली तो पढ़ी नहीं है अभी, तो दूसरी वाली कैसे पढ़ लोगे? तो जो आपके पास है कम से कम वो तो पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं ये तो छोटी है, मैं इतने समय में और भी बेहतर किताब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ बड़ी किताब भी, तो उसकी ओर जाइए। ऐसा नहीं कि रोज़ किताब उठा लें, बढ़िया चमचमाता कवर दिखा, किसी ने यूट्यूब पे रिकमेंड कर दी और आप उठा लें और आप इकट्ठी किए जा रहे हो। अब इतनी किताबें कौन तो पढ़ेगा? कैसे आप उनको रिवाइज़ करोगे और बिना रिवाइज़ किए कैसे आप प्रश्नों के उत्तर दोगे? तो अभ्यास भी कोशिश करें, टेस्ट सीरीज एक आध ज्वाइन करें, कोई ज़रूरत लगे तो, नहीं तो किताबों से अभ्यास करें। टेस्ट भी दें, तो टेस्ट तैयारी करके दें, बिना तैयारी के ऐसे ही टेस्ट तुक्के-वुक्के लगाने में कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। फिर प्रश्न गलत होते हैं, आपका ही नुकसान होता है, आपका ही समय ज़ाया होता है। ऑफ़लाइन टेस्ट सीरीज़ उसी सूरत में दें, जब एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके आस-पास हो, आप तैयारी करके जाते हो और अच्छी टेस्ट सीरीज़ हो तो आप दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन आपकी एक टेस्ट के चक्कर में पूरा बर्बाद होता है, आप ड 150 किलोमीटर दूर जाके पेपर देने जा रहे हैं और आप पूरा दिन खराब कर रहे हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। वो ऐसी टेस्ट सीरीज़ तो तब करो जब आप एग्ज़ाम में 1-1 साल पढ़ा हो। अब इन एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें 3-4 महीने बचे हैं, उनमें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। आस-पास है और आप जल्दी से 2-4 घंटे में फिनिश करके आ सकते हैं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं। उसमें सिर्फ़ यही फ़ायदा होता है और कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये होता है कि उसके अकॉर्डिंग आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तो चलिए। ऑनलाइन में यदि आप कोई टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो उस शेड्यूल को फ़ॉलो कीजिए, अच्छे तरीके से उसको आप देखिए, एक तो उसका लेवल ठीक है कि नहीं है। सिर्फ़ आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं कि कोई आसान सी बना के दे दे छोटे-छोटे प्रश्नों की और आपके नंबर अच्छे जाएँ, हाँ, मेरी तो तैयारी है। ऐसे नहीं, ये सोचिए कि हाँ, ये आरपीएससी के लेवल की है या नहीं है। कई लोग सीधे एक-एक शब्द वाले प्रश्नों की वही टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, आरपीएससी ऐसे पूछ ही नहीं रही आजकल। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पर आप गौर करें, मेरी बात मानें। ज़्यादा ध्यान तो किताबों पर दें, कोचिंग सिर्फ़ उस पार्ट्स की करें, जो पार्ट आपके वीक हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं। ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कभी करें, समय से थोड़ा-सा पहले करने की कोशिश करें। लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में 2-3 महीने बचे हों और आप भाग के कोचिंगों में जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ आप अपना पैसा है वो एक तरीके से चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, आपको उसका मिलना कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें थी हमारी।
कुछ चर्चा हम कर रहे थे। किसकी तैयारी करें, मैंने आपको इसके संबंध में बात कर ली हमने। नए पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करें, वो मैंने आपको बता दी कि आपको थोड़ा-सा किताबों पर ध्यान अच्छा रखना है और किताबों में भी जैसे राजस्थान जीके वाली बोर्ड की किताबें चलती हैं, उस पर ध्यान दो। और भी जो पार्ट, जो भी आपके टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, उनको उन किताबों से देखने की ज़रूर कोशिश करें। किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और थोड़ा-सा फ्री माइंड होकर एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार से अभी थर्ड ग्रेड के भी एग्ज़ाम हुए और आप थोड़ा-सा बचें। कोचिंग्स भी थोड़ी सेलेक्टेड लेने की कोशिश करें। जैसे आपने अभी आप थोड़ा-सा गौर करना, जिन लोगों ने थर्ड ग्रेड के पेपर हल करवा रहे हैं ऑनलाइन, उनमें से ज़्यादातर को ये नहीं पता कि ये जो अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उसमें जो 2 ऑप्शन आते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है और दूसरा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। उनको मतलब पकड़ना ही नहीं, मैं बहुत सारों को देख रहा था और बोल क्या रहे हैं, आ जाओ ऑथेंटिक की आगे ऑथेंटिक, उसको भाई को यही नहीं पता अभिकथन और कारण किस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले सबसे तेज जैसे आज तक का चैनल चला रहा है वो, प्रकार से मतलब मैंने 10-12 वीडियो देखे इस प्रकार के। तो इन इन इस प्रकार की चीज़ों से आप बचो देखो, आप किताबों में ध्यान रखो, ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ा करो। हमारा भी चैनल है लेकिन हमारा तो काम है, अब नहीं चलाएँगे तो बंद हो जाएगा ये। कोई देखने नहीं आएगा, यूट्यूब इसको डिसएंगेज कर देगी, मतलब लोगों तक पहुँचाएगी ही नहीं। तो मेरा तो काम है कुछ दिनों से वीडियो बनाने का। लेकिन आप सोचें कि आपको देखने के लायक आपका कोई वीडियो है या नहीं है? यूँ ही तो देखो फिर रोज़ ही देखते हैं, यूट्यूब पे दुनिया डालती है, आप देखते जाते हो, नौकरी आपकी लग नहीं रही है। तो लिमिटेड सीटें आ रही हैं, उसमें आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है और सीटें इससे अधिक आनी चाहिए हर एग्ज़ाम में, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जब नहीं आ रही तो हमें तो इसी में अपना एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना होगा या फिर हमें दूसरे ऑप्शन तलाशने होंगे। मेरी बातें थोड़ी-सी आपको खराब ज़रूर लग सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा सच्चाई विद्यार्थियों को आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो हो सकता है कोई विद्यार्थी तो मेरी बात सुन के भटकाव से बचे। धन्यवाद।